नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, उसके भाग को और आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम 8वां भाग इसका कंप्लीट करेंगे। 8वें भाग में हमने टोटल 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया हुआ है। इन 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में हमने जीके के प्रश्नों को, जीएस के प्रश्नों को और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है, जो कि आपकी आने वाली जो परीक्षा एनटीपीसी की, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं आज की टेस्ट सीरीज को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आज का प्रश्न हमारा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज का है। आपको बताना है कि 91वां अकादमी पुरस्कार, जिसको हम ऑस्कर पुरस्कार के भी नाम से जानते हैं, आप याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो जो अकादमी पुरस्कार होते हैं, इनको ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा एग्जाम में कि अकादमी पुरस्कार क्या होता है। तो ऑस्कर पुरस्कार को ही हम अकादमी पुरस्कार कहते हैं। तो आपको बताना है कि 2019 का जो ऑस्कर पुरस्कार था, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का जो खिताब था, वह किसे दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2019 के जो अकादमी पुरस्कार वितरित किए गए थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया था ग्रीन बुक को। यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। ग्रीन बुक को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। वहीं 2019 के ऑस्कर पुरस्कार में अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था रामी मालेक को। ये भी नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी वो थी ओलिविया कॉलमैन। क्या नाम था इनका? ओलिविया कॉलमैन। तो ये तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2019 का जो ऑस्कर पुरस्कार वितरित किया गया था, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था ग्रीन बुक को, बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया था रामी मालेक को, और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया था ओलिविया कॉलमैन को। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीसी कहते हैं, आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ मिलेगा। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर मिलेगा, दुबई शहर है। कहाँ का? तो संयुक्त अरब अमीरात का शहर एक है दुबई। यहीं पे मिलेगा आपको आईसीसी का हेडक्वार्टर। तो आप इसे याद रखिएगा। 2-4 फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ आईसीसी से जुड़े, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1909 ईस्वी में। आईसीसी का हेडक्वार्टर मैंने आपको जैसा कि बताया दुबई में मिलेगा। दुबई शहर कहाँ पे आपको मिलेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में मिलेगा। उसके बाद आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी जो हैं, ये वर्तमान में सीईओ हैं आईसीसी के। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में अंतरिम सीईओ कौन है? अंतरिम अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे अंतरिम यानी कि इंटरिम, यहाँ पे चेयरमैन की बात हो रही है, यानी कि अंतरिम जो अध्यक्ष वो हैं इमरान ख्वाजा। आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक इसके कोई अध्यक्ष नहीं है, बस अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इनका नाम है इमरान ख्वाजा। इससे पहले जो शशांक मनोहर थे, ये आईसीसी के चेयरमैन थे, परंतु इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। तो अध्यक्ष के स्थान पे अभी अंतरिम अध्यक्ष ही चले आ रहे हैं। तो अंतरिम अध्यक्ष जो प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के बनाए गए हैं, वे बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ आईसीसी टूर्नामेंट की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात आता है आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की। तो 2019 का जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हुआ था, इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड और वेल्स, 2 शहरों में, मतलब इंग्लैंड और वेल्स, इन 2 जगहों पे आयोजित किया गया था 2019 का क्रिकेट विश्व कप। तथा इसको जीता किसने था? तो फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा के इंग्लैंड ने 2019 का क्रिकेट विश्व कप जीत लिया था। और 2023 का जो अगला विश्व कप होगा, यह कहाँ पे होगा? तो हमारे प्यारे देश भारत में आयोजित किया जाएगा 2019 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आईसीसी से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नियुक्त किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, HRC, यानी कि UNHRC इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो हाल ही में पहली बार कौन सा देश इसमें सम्मिलित हुआ है? तो आइसलैंड। यानी ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। UNHRC में सम्मिलित हुआ है आइसलैंड हाल ही में।
अब UNHRC की यहाँ पे बात हो रही है तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर आपके दिमाग में होना चाहिए। जितनी भी प्रमुख संस्थाएं होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होता है, क्योंकि लगातार इनके हेडक्वार्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्थाएं अगर यूनाइटेड नेशंस की हैं तो उनका हेडक्वार्टर आप अपने ज़बान पे रखा करिए। तो आइए बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन जो है इसका ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, यहीं पे आपको मिलेगा UNHRC का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना की गई थी 24 दिसंबर 1950 को। कब? तो 24 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी। तथा वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख वर्तमान में हैं फिलिपो ग्रांडे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FILIPPO, फिलिपो GRANDI। तो फिलिपो ग्रांडी जो हैं ये वर्तमान में UNHRC के प्रमुख हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 2019 का जो G20 शिखर सम्मेलन था यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जापान। जापान का एक शहर है ओसाका, आप याद रखिएगा, जापान का एक शहर है ओसाका, यहीं पे आयोजित किया गया था 2019 का G20 शिखर सम्मेलन। और 2020 का अभी आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? सऊदी अरब में 2020 का, और इटली में आयोजित किया जाएगा 2021 का G20 शिखर सम्मेलन, और भारत में आयोजित किया जाएगा 2022 में G20 शिखर सम्मेलन। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 7वां जो पुरुष ICC T20 विश्व कप होगा इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो जो 7वां ICC T20 विश्व कप होगा इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो आप याद देखिएगा जो 7वां महिलाओं का भी होगा वर्ल्ड कप और पुरुषों का दोनों का जो वर्ल्ड कप होगा यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो दोनों का, पुरुषों का और महिलाओं का दोनों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है हाल ही में 24वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 24वीं जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस थी 2019 की यहाँ पे बात हो रही है, तो 2019 में इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी में, यानी राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी अबू धाबी। राजधानी किसकी है? संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो 24 मतलब जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है इसका जो आयोजन है प्रत्येक 3 साल में किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक 3 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तथा पहली बार इसको आयोजित किया गया था 1924 में। कब? तो पहली बार वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का जो आयोजन है यह 1924 ईस्वी में किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इस बार यानी कि 2019 की जो 24वीं वर्ल्ड एनर्जी समिट थी इसका जो आयोजन किया गया था इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की 2019 में आयोजित की गई, सितंबर महीने में आयोजित की गई थी, आप ध्यान दीजिएगा सितंबर महीने में। तो इसकी थीम रखी गई थी एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्या थी? एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो ये थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की। 2019 में इसका आयोजन किया गया था सितंबर महीने में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में जो है भारत का स्थान क्या था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो 129वां था 2019 में भारत का स्थान, और 2018 में भारत का स्थान था 130वां। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। 2018 में भारत का स्थान था 130वां और 2019 में भारत का स्थान था 129वां। किसकी यहाँ पे बात हो रही है? तो मानव विकास सूचकांक की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम 2019 के मानव विकास सूचकांक की बात करें इसमें पहले नंबर पर कौन कंट्री था? तो 2019 में पहले नंबर पे था नॉर्वे, उसके बाद दूसरे नंबर पर था आपका स्विट्जरलैंड, और तीसरे नंबर पर आपका था कौन सा देश? तो आयरलैंड। तो ये तीनों देश भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2019 का जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था इसमें पहले स्थान पर था नॉर्वे, दूसरे स्थान पर था स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर था आयरलैंड, और भारत की रैंकिंग थी 129वीं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ यह जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो इसको जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रतिवर्ष SDI इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी जो प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि डेट और थीम जो होती है ये लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मार्च को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अजंता और एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं ये आपको किस राज्य में मिलेंगी? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र राज्य में, यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा ए बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नगोबा जात्रा जो त्यौहार है यह किस राज्य का एक जनजातीय त्यौहार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना का यह एक जनजातीय त्यौहार है नगोबा जात्रा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है इसके हमेशा प्रमुख होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तथा वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। तो यही वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 360 का संबंध आपको बताना है कि किस आपातकाल से। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो आपातकाल है में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक है हमारे देश में कौन सा आपातकाल है, पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद आता है राज्य स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। स्टेट इमरजेंसी को हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। तो आपको बताना है कि जो वित्तीय आपातकाल जो 360 अनुच्छेद उसका संबंध किससे, तो मैंने आंसर बता दिया आपको। तो वित्तीय आपातकाल का संबंध है अनुच्छेद 360 से, और नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है 352 आर्टिकल के अंतर्गत। और जो राज्य मतलब स्टेट इमरजेंसी है, जो राष्ट्रपति शासन जिसको हम कहते हैं, वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल आपका आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन हो गया, और तीसरी हो गई वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 352 के अंतर्गत लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी, 356 के अंतर्गत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यह जो आत्मकथा है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, यह किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे? तो यह आत्मकथा आपको मिलेगी सचिन तेंदुलकर की, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही, सचिन तेंदुलकर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत के कुल कितने राज्य हैं जो मतलब भारत के कुल कितने राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वह गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल टोटल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य अब कौन कौन से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 8 राज्य हैं, पहला हो गया आपका गुजरात हो गया, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद आपका झारखंड हो गया, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया, और लास्ट में आपका बचता है मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य हो गए हैं जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है यह किस राज्य में आपको मिलेगा? तो छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत को छोड़कर जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में भारत को छोड़कर गए थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 1961 में
1961 में ये हैं, भारत को छोड़कर गए थे। सबसे आखिरी में किस राज्य को छोड़कर गए थे? गोवा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, सबसे आखिरी में गोवा राज्य को छोड़कर पुर्तगाली गए थे भारत में 1961 ईस्वी में। तो यह यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली, सबसे पहले ये आए थे भारत और सबसे लास्ट में भारत को छोड़कर गए थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर का शासक था। इसी ने मतलब जो है हस्ताक्षर किए थे इस पे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, उसने हस्ताक्षर किए थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जो संगठन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो गणना है यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा CSO। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, थॉमस कप का जो संबंध है वह निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, बैडमिंटन। अगला जरूरी प्रश्न हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है खेल से रिलेटेड, कि पंकज जो आडवाणी हैं इनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जो पंकज आडवाणी का संबंध है बिलियर्ड्स से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, बिलियर्ड्स। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, लावणी नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो लावणी नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल से राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तथा राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है राजा राम मोहन राय को। तथा सती प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भी था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था तथा इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो राजा राम मोहन राय थे इनको जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो उस समय मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय, आप याद देखिएगा, उस समय मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय, उसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 ईस्वी में जगह थी मुंबई, यहीं पे जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज की जो स्थापना है यह की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पंक्ति और कालम को विस्थापित होने से बचाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो पंक्ति और कालम को बचाने के लिए जो है किस चीज का उपयोग हम करते हैं? तो व्यू का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, व्यू। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किसे इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता, के रूप में भी जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंटरनल मेमोरी के रूप में किसे जानते हैं हम? तो रैम को, यानी कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। इसको हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डीएसएल कनेक्शन किस प्रकार का कनेक्शन होता है? तो सबसे पहले डीएसएल की फुल फॉर्म आप जान लीजिए। तो डीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होती है? डी से डिजिटल, एस से सब्सक्राइबर, एल से लाइन। तो यह किस प्रकार का कनेक्शन होता है? तो यह एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, ब्रॉडबैंड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, काम करने की दर को क्या कहा जाता है? तो काम करने या कार्य करने की दर को हम शक्ति के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, शक्ति यानी कि पावर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावर। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हवा की गति को मापा जाता है किस यंत्र की सहायता से? तो जो हवा की गति है वह एनीमोमीटर की सहायता से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा एनीमोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, एनीमोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को
कवर कर लिया है तथा आज हमने जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज चलाई है उसके भाग 1 को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी मिलेंगे हम भाग 9 में। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।